मैं भानुप्रिया वैष्णव जीएलसी आईएएस की ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आ गए हैं महाअभ्यास की इस सीरीज में। तो इस लेक्चर को हमारा आज तीसरा दिन है, यानी कि फर्स्ट डे हमने यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, सेकेंड डे यूनिट 2 के करे थे और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ हम आज देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अब अपनी इस सीरीज में आगे की ओर। तो ये है रामबाण बैच। इसमें आपको मिलने वाला है पूरा प्रीलिम्स का फुल कोर्स। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ जो नोट्स है इम्पोर्टेंट वो भी नोट्स सारे मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स, और उसके साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। तो अगर किसी को लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अत्यधिक जानकारी नहीं है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो लोग इस कोर्स को प्रिफर कर सकते हैं। इसके बाद है ये MPPSC टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है ये। तो टेस्ट सीरीज आप सभी जानते ही हैं इसका महत्व कितना है MPPSC के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन टेस्ट ज़रूर लगाइए। तो टेस्ट लगाने के लिए हम हर कहीं से क्वेश्चन लगाएं, इसकी बजाय तो ये अच्छा होगा कि आप एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ खरीदें, उस टेस्ट सीरीज़ के फिनोमिना में आप जो है टेस्ट लगाएं, क्योंकि उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट क्वेश्चन रखे होते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज़ में प्रश्न पर। तो देखिए यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन, रातापानी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? रातापानी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शहडोल, मंडला, मंदसौर या रायसेन? शहडोल, मंडला, मंदसौर या रायसेन? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर रायसेन। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन में। अब देख लो मंदसौर में कौन सा अभ्यारण्य है? गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में है। मंडला में है फेन अभ्यारण्य, और शहडोल और सीधी, शहडोल प्लस सीधी, इन दोनों में है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी एक परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर है? माता टीला, हलाली, राजघाट या मान परियोजना? जल्दी से बता दीजिए आंसर। कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके सामने, करेक्ट आंसर है डी, मान परियोजना। मान परियोजना बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, जबकि माता टीला बांध जो है ये यूपी में बना हुआ है। राजघाट परियोजना यूपी में है, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर है। और हलाली परियोजना ये अपने MP में विदिशा और रायसेन, विदिशा व रायसेन में स्थित है हलाली परियोजना। और मान परियोजना ये नर्मदा नदी पर है ना? नर्मदा नदी या नर्मदा की सहायक मान नदी भी बोल सकते हैं, उस पर स्थित है मान परियोजना, और जिला है धार जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक धारवाड़ समूह की चट्टानों का हिस्सा नहीं है? सकौली सीरीज, लमेटा सीरीज, चिल्पी सीरीज या सोसर सीरीज? कौन सा इनमें से एक जो है धारवाड़ समूह का हिस्सा नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर करेक्ट आंसर है यहाँ पर लमेटा सीरीज। लमेटा सीरीज धारवाड़ समूह का हिस्सा नहीं है, जबकि सकौली, चिल्पी और सोसर ये तीनों धारवाड़ समूह के हिस्से हैं। अब देख लो सोसर सीरीज कहाँ पर है? सोसर सीरीज कहाँ पर है? छिंदवाड़ा।
सोसर सीरीज कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। चिल्पी सीरीज कहाँ पर है? बालाघाट। चिल्पी सीरीज है बालाघाट। और सकोली सीरीज कहाँ पर है? ये है जबलपुर में। और ये तीनों धारवाड़ समूह के हिस्से हैं। जबकि लमेटा सीरीज क्रिटेशियस कल्प का हिस्सा है, धारवाड़ का नहीं है। लमेटा सीरीज क्रिटेशियस कल्प का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक चंबल की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन बनास, काली सिंध, पार्वती या जामनी। कौन सी एक चंबल की सहायक नदी नहीं है? आंसर बताइए। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जामनी। जामनी चंबल की सहायक नदी नहीं है। देखो, काली सिंध ये कहाँ से निकलती है? बागली गांव देवास से इसका उद्गम होता है। उसके बाद पार्वती नदी, इसका उद्गम होता है आष्टा सिहोर से। बनास नदी ये राजस्थान में है ना। और जामनी नदी चंबल की सहायक नहीं है। जामनी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। जामनी बेतवा की सहायक नदी है। और जामनी का उद्गम होता है सागर जिले में। जामनी का उद्गम सागर जिले में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुडविल निम्न में से किसकी सर्वोच्च चोटी है? इनमें से जो निम्न में से गुडविल शिखर, या जिसको हम कालूमार पर्वत चोटी भी या सद्भावना शिखर भी कहते हैं, ये किसका सर्वोच्च शिखर है? भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मेकल श्रेणी या महादेव श्रेणी? गुडविल शिखर, देखो गुडविल शिखर को ही सद्भावना शिखर कहते हैं, सद्भावना शिखर। और गुडविल शिखर को ही कालूमार भी बोलते हैं, कालूमार चोटी। ये तीनों एक ही नाम है। अब ये बताइए कि ये इन चारों में से किसकी सर्वोच्च चोटी है? अभी तक तो हम यही पढ़ते थे कि विंध्याचल की सर्वोच्च पर्वत शिखर सद्भावना शिखर, पर अब आपके सामने ऑप्शन में विंध्याचल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ए, भांडेर श्रेणी, है ना। विंध्याचल पर्वत को हमने विंध्याचल, कैमूर और भांडेर ऐसे 3 टुकड़ों में बांट रखा है। तो उनमें से भांडेर का हिस्सा है, मतलब भांडेर श्रेणी के ऊपर स्थित है सद्भावना शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है सद्भावना शिखर की? 752 मीटर। और ये कौन से जिले में आता है? दमोह जिले में आता है सद्भावना शिखर। ठीक है, फिर देखो मेकल श्रेणी, देखो कैमूर जो है ये भी विंध्याचल का ही हिस्सा है। मेकल श्रेणी पर सर्वोच्च चोटी जो स्थित है वो है अमरकंटक। मेकल और महादेव ये दोनों सतपुड़ा पर्वत के हिस्से हैं, जिसमें से मेकल श्रेणी पर जो चोटी स्थित है वो है अमरकंटक चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1127 मीटर। और महादेव श्रेणी के ऊपर अपने मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी स्थित है, या सर्वोच्च शिखर मध्य प्रदेश का महादेव श्रेणी पर है। कौन सा है सर्वोच्च शिखर? धूपगढ़। सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। वो कौन सी शिखर कहां पर है? महादेव श्रेणी पर स्थित है। अब ऊंचाई बताइए, धूपगढ़ शिखर की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल 1352 मीटर। और मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चोरागढ़। दूसरी सर्वोच्च चोटी चोरागढ़, जिसकी ऊंचाई है 1326 मीटर। ये भी महादेव श्रेणी पर स्थित है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल व प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में, दोनों में पूछा है। दोनों में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अब आपकी आंखें उज्जैन को ढूंढ रही होंगी, पर उज्जैन तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर तो उज्जैन है, लेकिन उज्जैन ऑप्शन में नहीं है। तो आपको जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से देखना है कि उनमें से कौन सा ऐसा जिला जो है जहां पर
सबसे कम जो है वन है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी? रतलाम, बालाघाट, बड़वानी या भिंड? सो देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर रतलाम, है ना। देखो वैसे तो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो है उज्जैन का। किसका? उज्जैन का। लेकिन उज्जैन ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर है रतलाम। रतलाम में क्या है, ये लास्ट से थर्ड नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर ऐसा आता है जिसमें सबसे कम वन क्षेत्रफल और 1% जो है सबसे कम है। उसके बाद देखिए बालाघाट, तो बालाघाट में क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है? बालाघाट जिले का है। बड़वानी में क्या है? बड़वानी में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी हुई है। वन क्षेत्र में कमी मतलब जो रिपोर्ट निकाली गई उस रिपोर्ट में जो पुरानी रिपोर्ट थी उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा जिला जहां पर वन क्षेत्र में कमी हुई तो वो है बड़वानी, और ऐसा जिला जहां पर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई तो वो है भिंड। भिंड में क्या हुआ? वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। ये सब क्लियर? सबसे कम, सबसे ज्यादा वन बालाघाट, वन क्षेत्र में कमी हुई बड़वानी में, और वन क्षेत्र में वृद्धि हुई भिंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम क्वेश्चन में आप यहां टंगस्टन की जगह कर लीजिए बॉक्साइट। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, टंगस्टन की जगह बॉक्साइट। अब बताइए कि बॉक्साइट का उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन है मंदसौर, बैतूल, पन्ना या अमरकंटक। बॉक्साइट का उत्खनन किस जिले में किया जाता है? देखिए यहां पर करेक्ट आंसर है इसमें आपका डी, अमरकंटक, है ना। अमरकंटक में होता है बॉक्साइट का उत्खनन। उसके बाद देखिए मंदसौर में क्या? स्लेट का उत्पादन होता है मंदसौर में। फिर देखिए बैतूल में कौन सा खनिज होता है? ग्रेफाइट ये ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट का उत्पादन बैतूल में। और पन्ना में, ये तो पूरे भारत में एकमात्र है, हीरे का उत्पादन पन्ना, पूरे भारत में मोनोपोली है पन्ना की, तो हीरा, पन्ना। और अमरकंटक में बॉक्साइट। और यहाँ जो मैंने क्वेश्चन हटाया टंगस्टन लिखा हुआ था, तो टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? टंगस्टन का उत्पादन होता है अगरिया, होशंगाबाद में। टंगस्टन का उत्पादन होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पत्थर को विंध्य का पठार है वो, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर कर लीजिए पठार। किस पठार को विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहते हैं? बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार या मध्य भारत का पठार? किस एक पठार को विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका बी, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, जो रीवा पन्ना का पठार है उसे कहते हैं विंध्य का कगारी प्रदेश। अगला प्रश्न है, पन्ना जिले में स्थित गाथा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गाथा जलप्रपात बताइए। अब गाथा जलप्रपात ये तो हमने बता ही दिया है प्रश्न में कि कहां पर है, ये पन्ना में है। अब कौन सी नदी पर है? टोंस, पेंच, चंबल या केन? आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है डी, केन। केन नदी पर स्थित है गाथा जलप्रपात। गाथा जलप्रपात और एक और जलप्रपात है यहां पर रनेह जलप्रपात।
गाथा जलप्रपात और रनेह जलप्रपात दोनों केन नदी पर स्थित है। गाथा जलप्रपात पन्ना में है, जबकि रनेह जलप्रपात छतरपुर में है। ठीक है। और चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है? एक है चूलिया जलप्रपात और एक है झाड़ीदाहा जलप्रपात। झाड़ीदाहा जलप्रपात, जो झाड़ीदाहा जलप्रपात है वो इंदौर में है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान चित्तौड़गढ़। फिर टोंस नदी पर स्थित है पुरवा जलप्रपात। कौन सा? पुरवा जलप्रपात है टोंस नदी पर स्थित। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिल परियोजना किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है? उर्मिल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार? इनमें से उर्मिल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर कीजिए। सो देखिए करेक्ट आंसर है यहां पर बी, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना। जो उर्मिल परियोजना है वो उर्मिल नदी पर ही स्थित है, उर्मिल नदी पर स्थित है और इसका संबंध किस जिले से है? छतरपुर। उर्मिल परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? छतरपुर जिले से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चंबल एक्सप्रेसवे निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरेगा? चंबल एक्सप्रेसवे, बताइए आंसर। भिंड, श्योपुर, मुरैना या ग्वालियर? ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है मध्य प्रदेश का, कौन से जिले से ये नहीं गुजरेगा? भिंड, श्योपुर, मुरैना या ग्वालियर? आराम से सोच के बताइए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, ग्वालियर। ग्वालियर से ये नहीं गुजरने वाला है। चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के सिर्फ 3 राज्यों से गुजरने 3 जिलों से गुजरने वाला है। कौन कौन से 3 जिले? भिंड, मुरैना और श्योपुर से गुजरने वाला है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि चंबल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है चंबल एक्सप्रेसवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है? भोजताल, सांख्य सागर, सिरपुर तालाब या बिलावली तालाब? बताइए कौन सा इनमें से एक रामसर स्थल नहीं है? भोजताल, सांख्य सागर, सिरपुर तालाब या बिलावली तालाब? देखते हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, बिलावली तालाब। बिलावली तालाब रामसर स्थल नहीं है। पहले ये देख लो रामसर स्थल क्या होते हैं। तो रामसर जो है एक जगह है जो ईरान में आती है, ईरान में। यहाँ पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण को लेकर बात की गई थी। तो रामसर का संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण करने के लिए रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं। अब देखिए भोजताल, भोजताल मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल है भोजताल, और इसको कब घोषित किया था? 2002 में। फिर सांख्य सागर और सिरपुर तालाब, इन दोनों को घोषित किया 2022 में। कब किया? 2022 में। और एक और यहाँ पर यशवंत सागर है ना, यशवंत सागर, इसको भी रामसर स्थल में घोषित किया 2022 में। 2022 में 3 साइट जो है रामसर स्थल में घोषित हुई। सांख्य सागर ये कहाँ पर है? सांख्य सागर स्थित है शिवपुरी में। सांख्य सागर शिवपुरी, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर ये दोनों है इंदौर में।
जबकि बिलावली तालाब ये रामसर स्थल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? इंदौर, मंदसौर, बालाघाट या होशंगाबाद? बताइए, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ए, इंदौर, है ना। सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई कहाँ की जाती है? इंदौर में की जाती है। सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई इंदौर में की जाती है। तो फिर अब मंदसौर को क्यों लिया ऑप्शन में? कुछ न कुछ कारण होगा। तो मंदसौर में क्या है? कुओं से। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? मंदसौर में होती है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? इंदौर में होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? बालाघाट में होती है। और सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है? सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला ये है हमारा होशंगाबाद। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस पर्वत से टोंस नदी का उद्गम होता है? भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मेकल श्रेणी या महादेव श्रेणी? निम्न में से किस पर्वत से टोंस नदी का उद्गम होता है? भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मेकल श्रेणी या महादेव श्रेणी? करिए आंसर, बताइए सभी लोग, करिए आंसर। गलत भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जो आपको लगता है वो आंसर जरूर दिया करें। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, कैमूर श्रेणी, है ना। कैमूर श्रेणी कटनी, कैमूर श्रेणी कटनी से उद्गम होता है टोंस नदी का। और टोंस नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो टोंस नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश की ऐसी नदी जो गंगा में जाकर मिल जाती है, क्योंकि मैक्सिमम नदियां यमुना में मिलती है, लेकिन टोंस नदी जो है वो गंगा में जाकर मिल जाती है। और एक है सोन नदी। एमपी की सिर्फ 2 ही नदियां हैं जो गंगा में मिलती है, एक टोंस नदी है और एक सोन नदी है। ठीक है, तो कैमूर श्रेणी कटनी से उद्गम होता है टोंस नदी का। और कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी ये दोनों किसके हिस्से हैं? विंध्याचल पर्वत के हिस्से हैं दोनों। जबकि मेकल श्रेणी और महादेव श्रेणी ये दोनों सतपुड़ा पर्वत के हिस्से हैं, सतपुड़ा के हिस्से। अगला प्रश्न, भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है? पहली हॉट एयर बलून सफारी, कान्हा-किसली, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या घुघवा राष्ट्रीय उद्यान? भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी कहाँ चलाई जा रही है? आंसर कीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर इज सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सबसे पहले हॉट एयर बलून सफारी की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, अब मुझे कमेंट में करके ये बताइए कि जो व्हाइट टाइगर सफारी है वो कहाँ पर चल रही है? व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में है? व्हाइट टाइगर सफारी बिल्कुल करेक्ट आंसर सही दिया है। करेक्ट आंसर है मुकुंदपुर सतना। मुकुंदपुर सतना में है व्हाइट टाइगर सफारी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर से गुजरता है? अब राष्ट्रीय राजमार्ग भी पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेना। पीएससी परिवहन से क्वेश्चन पूछता है, खास तौर से राष्ट्रीय राजमार्ग से। NH44, NH46, NH47 या NH45?
कौन सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इंदौर से गुजरता है? तो देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, NH47। सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ऐसे जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंदौर से गुजरते हैं। एक है NH47 और एक है NH52, और ये वाला तो एग्जाम में पूछा भी गया है NH52। तो ध्यान रखिएगा 52 और NH47 ये दोनों इंदौर से गुजरते हैं। तो ये 47 का लोकेशन बता देती हूँ एक बार। ये यहाँ पर बैतूल से इस तरह से ऐसे निकलता है ये नेशनल हाईवे, और ये यहाँ पर आता है इंदौर, है ना। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से गुजरता है NH47, है ना, इंदौर बैतूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 44 और 46 ये भी बता ही दीजिए। 44, 46 और 45। तो देखिए NH44 जो है ये गुजरता है अपने ग्वालियर से, ठीक है, ग्वालियर से सिवनी तक, मतलब कुछ इस तरह से इसकी लोकेशन है। यहाँ से इस तरह से ये गुजरता है ऐसे, ये है NH44। और जो NH46 है वो गुजरता है यहाँ पर इस तरह से, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इस तरह से। ये है अपना NH46, ठीक है, भोपाल से होते हुए, और ये इधर जबलपुर से होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मवेशियों हेतु चारा बनाने का संयंत्र किस जिले में है? मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र किस जिले में है? धार, सागर, बैतूल या रायसेन? धार, सागर, बैतूल या रायसेन? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, धार। धार में क्या है? चारा बनाने का संयंत्र। चारा बनाने का संयंत्र है धार में। सागर में क्या है? सागर में है कीटनाशक संयंत्र। कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर है? बीना सागर में। बैतूल में क्या है? देखो बैतूल में एक जगह है कुकरू खामला बैतूल, जो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफी उत्पादन के लिए। और रायसेन में क्या है? ऑप्टिकल फाइबर कारखाना रायसेन में। अब कमेंट करके ये बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश की सहायता से यहाँ पर रायसेन में खोला गया? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक नदी का प्रवाह उत्तर में होता है? अब आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी नदी किधर बह रही है। किस नदी का प्रवाह उत्तर में होता है? नर्मदा, वैनगंगा, ताप्ती नदी या केन नदी? नर्मदा, वैनगंगा, ताप्ती नदी या केन नदी? किसका प्रवाह होता है उत्तर दिशा में? बताइए किसका प्रवाह होता है उत्तर दिशा में? देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका डी, केन नदी। केन नदी का प्रवाह होता है उत्तर में, ठीक है। देखो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, इधर चली जाती है, तो नर्मदा का प्रवाह किधर हो रहा है? पश्चिम की ओर। फिर है वैनगंगा नदी सिवनी से निकलती है और ये चली जाती है नीचे महाराष्ट्र में, तो वैनगंगा का प्रवाह किधर हो रहा है? दक्षिण में। ताप्ती नदी निकलती है यहाँ पर बैतूल से, है ना, और यहाँ से ये इधर चली जाती है, यानी कि इसका प्रवाह किधर है? पश्चिम में। और फिर केन नदी, तो केन नदी का उद्गम होता है यहाँ पर कैमूर पहाड़ी कटनी से, और ये चली जाती है ऊपर,
है ना, और यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका प्रवाह उत्तर की ओर है? तो वो है केन नदी, जिसका प्रवाह उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH45, NH46 या NH47? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जल्दी से, NH44, NH45, NH46 या NH47? सो करेक्ट आंसर है हमारे सामने, करेक्ट आंसर है सी, NH46। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देख लो इसको, कहाँ से गुजरता है ये NH46? देखिए कहाँ कहाँ से गुजरता है। यहाँ से शुरू होता है ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर। ग्वालियर के बाद ये शिवपुरी, शिवपुरी के बाद फिर यहाँ पर गुना, गुना के बाद ये यहाँ पर ब्यावरा राजगढ़, है ना, ब्यावरा के बाद ये यहाँ पर भोपाल, भोपाल के बाद ये नर्मदापुरम, और फिर यहाँ पर बैतूल, है ना। तो ये है NH46। 46 शुरू होता है अपने ग्वालियर से, तो ग्वालियर के बाद ही जाता है शिवपुरी, फिर गुना, फिर ब्यावरा, फिर भोपाल, फिर नर्मदापुरम, और लास्ट में मध्य प्रदेश में ये बैतूल में समाप्त हो जाता है। मतलब बैतूल के आगे भी ये जाता है, लेकिन अपने MP में बैतूल तक जाता है। उसके बाद, इसके बाद NH46 के बाद जो MP का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। इसके बाद MP का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ये कहाँ से गुजरता है? ये शुरू होता है यहाँ से, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे इस तरह से ये इस तरह से गुजरता है। अब कौन कौन से जिले या कौन कौन से शहर यहाँ पर आते हैं तो देख लीजिए। ये शुरू होता है यहाँ पर मुरैना से, मुरैना, फिर ये है ग्वालियर, ग्वालियर के बाद यहाँ पर दतिया, दतिया के बाद यहाँ पर सागर, फिर यहाँ जबलपुर, फिर नरसिंहपुर, और फिर सिवनी। ये है सिवनी। तो ये सारे जिले ये इधर कवर करता है। तो MP का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? 46। और सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH44 ये। और NH47 अभी हमने देखा था कहाँ से, इंदौर से गुजरता है NH47। और जो NH45 है ये इस तरह से गुजरता है, ये यहाँ से यूं ऐसे जबलपुर होते हुए, ऐसे जबलपुर होते हुए डिंडोरी चला जाता है ना, अब्दुल्लागंज रायसेन से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने कृषि प्रदेश हैं? अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में कितने कृषि प्रदेश हैं? 4, 5, 9 या 11? कितने कृषि प्रदेश हैं मध्य प्रदेश में? 4, 5, 9 या 11? तो करेक्ट आंसर है यहाँ आपके सामने 5। मध्य प्रदेश में टोटल 5 कृषि प्रदेश है। और 11 क्या है? 11 है कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश है 11, 5 कृषि प्रदेश है और 4 जलवायु प्रदेश है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई? खनिज निगम 1962, 1995, 1975, 1982। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 62, 95, 75 या 82? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए 1962। 1962 में खनिज निगम की स्थापना की गई थी। 1995 में
पहली खनिज नीति आई? पहली खनिज नीति मध्य प्रदेश की कब आई? 1995 में। 1975 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना हुई। 1982 में क्या हुआ? अभी जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये है कहाँ पर? भोपाल में। अगला प्रश्न देखिए, गलत जोड़ा ढूंढे इनमें से। इधर दिए हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान, इधर दिए हुए हैं किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में जुड़े, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में जुड़ा। इनमें से गलत पेयर बताना है कि कौन सा पेयर इनमें से गलत है। कौन सा पेयर इनमें से गलत है ये बताना है आपको। बताइए जल्दी जल्दी, करेक्ट आंसर बताइए। अरे आपको नहीं आ रहा है फिर भी बताइए, मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदाज से लगाइए तो सही आंसर, जो भी आपको लगता है बताइए। सो देखो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका जो पेयर है ये गलत है ना, क्योंकि संजय कान्हा किसली को कब जोड़ा था टाइगर प्रोजेक्ट में? 1974 में। पेंच को जोड़ा था 1992 में। बांधवगढ़ को जोड़ा था 1993 में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा था टाइगर प्रोजेक्ट में 2008 में। ठीक है, और 1999 में किसको जोड़ा था? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में जोड़ा था 1999 में, और संजय राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा 2008 में। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट या लिग्नाइट? मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है इसका बिल्कुल बी, बी से बिटुमिनस। बी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो कौन सी क्वालिटी का पाया जाता है? बिटुमिनस, है ना। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। और ये मिलता है जम्मू कश्मीर में, सर्वाधिक मिलता है ये। एंथ्रेसाइट मिलता है जम्मू कश्मीर में, बिटुमिनस मिलता है अपने एमपी में, लिग्नाइट ये तमिलनाडु में ज्यादा मात्रा में मिलता है। और लिग्नाइट को क्या बोलते हैं? भूरा कोयला। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। और जो पीट है ये सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे कम मात्रा होती है इसमें कार्बन की, इसलिए सबसे लो क्वालिटी का कोयला है पीट। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट, सेकंड बेस्ट बिटुमिनस, थर्ड बेस्ट लिग्नाइट, और सबसे लास्ट है पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मूंछ के चावल मध्य प्रदेश के किस जिले में उगाए जाते हैं? काली मूंछ के चावल मध्य प्रदेश के किस जिले में उगाए जाते हैं? बालाघाट, मंडला, कटनी या शहडोल? बालाघाट, मंडला, कटनी या शहडोल, कहाँ उगाए जाते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके सामने ए, बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट और सिवनी, बालाघाट और सिवनी में उगाए जाते हैं काली मूंछ के चावल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? सतपुड़ा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन मिल जाएगा आंसर अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो। बताइए करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, छिछली काली मिट्टी, है ना। छिछली काली मिट्टी पाई जाती है सतपुड़ा क्षेत्र में। अब आप मैप में देख लीजिए एक बार तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो सबसे पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र तो है, ये पूरा इतना काली मिट्टी का क्षेत्र है ना। अब इसके अंदर काली मिट्टी को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो जो साधारण काली है वो यहाँ पाई जाती है, साधारण काली,
और ये वाला जो क्षेत्र है निमाड़ वाला क्षेत्र, यहाँ पाई जाती है गहरी काली। और ये जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, ये सतपुड़ा वाला बेल्ट, यहाँ पाई जाती है छिछली काली, है ना, छिछली काली। तो ये अपना मालवा में जो ये नदर्न मालवा वाला रीजन है, यहाँ साधारण काली मिट्टी, निमाड़ वाला क्षेत्र है गहरी काली मिट्टी, और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी। और सबसे ज्यादा टोटल काली मिट्टी कितनी पाई जाती है? 47% एरिया पर, है ना। और उसमें से साधारण काली मिट्टी की मात्रा कितनी है? साधारण काली मिट्टी पाई जाती है 37%, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है लगभग 3.5 के आसपास, और छिछली काली मिट्टी पाई जाती है लगभग 6.5 के आसपास। ये इनका रेशियो है, इनका परसेंटेज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। आज के सारे ये प्रश्न थे आपके सामने। अब कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, यूनिट 4 के साथ। तो डेली रेगुलर आप लोग इस क्लास को फॉलो करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।